हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की पुस्तक हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन। इस पुस्तक का नागरिक शास्त्र का पाठ चल रहा था, तो उसका पाठ 2 तक हमने पढ़ा था। पाठ 2 में हमने देखा व्यवस्थापिका, कानून बनाना, कैसे कानून बनता है, व्यवस्थापिका के बारे में हमने विस्तार से देखा। और आज हम देखेंगे कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना। तो कानून कैसे लागू करती है कार्यपालिका और इसकी व्यवस्था कैसे करती है और इसमें कौन कौन लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसको हम आज के वीडियो में देखेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले एक बार हम ये रिवाइज़ करते हैं कि पिछले पार्ट में हमने क्या क्या सीखा। तो पिछले पार्ट में हमने जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में देखा। संघ सूची के विषय में कुछ प्रमुख जो विषय आते हैं, किन किन मुद्दों पे जो है केंद्र सरकार कानून बना सकती है, वो संघ सूची में आते हैं। और किन किन मुद्दों पे जो है राज्य सरकार कानून बना सकती है, उसे राज्य सूची के अंतर्गत रखा जाता है। और इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची भी हमने देखा, जिसमें संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, उसे समवर्ती सूची में रखा जाता है। जैसे चिकित्सा है, वन है, विवाह है, पुस्तकें हैं, इन सब पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं। इसके बारे में हमने विस्तार से देखा। इसके अतिरिक्त संसद के बारे में हमने देखा, लोकसभा के बारे में हमने देखा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा का गठन कैसे होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा के कार्य क्या होते हैं। राज्यसभा के बारे में हमने विस्तार से जाना। इसे उच्च सदन कहते हैं। इसकी अधिक से अधिक संख्या, इसमें सदस्यों की 250 होती है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है, ये हमने देखा। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी हमने देखा था। और राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में हमने देखा। कानून निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हमने जाना, कैसे साधारण विधेयक कैसे पास होता है और धन विधेयक कैसे पास होता है, इसके बारे में हमने विस्तार से जाना। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखे। विधान परिषद, विधानसभा, विधानमंडल, इन सब के बारे में हमने देखा। तो आप जो है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं पिछले वीडियो में। और आज हम देखेंगे कार्यपालिका, कानून लागू करना इसका काम होता है, कैसे लागू करती है देखते हैं। सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है कार्यपालिका कहलाता है। ठीक है, सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है क्या कहलाता है, कार्यपालिका। कार्यपालिका विधायिका द्वारा पारित नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। चूँकि भारत संघ राज्य है, इसलिए संविधान में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कार्यपालिका की व्यवस्था है। अब ये जो है भारत की राष्ट्रपति के बारे में, भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है और इसका दायित्व क्या होता है, इस सब के बारे में हम देखेंगे। संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति भारत का। वह भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, परंतु वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। तो इस तरह से तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। आगे है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें सम्मिलित होते हैं, कौन कौन सम्मिलित होते हैं देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये लोग सम्मिलित होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति की मृत्यु होने, त्यागपत्र देने पर पद रिक्त हो सकता है। वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे तो उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ठीक है, आगे है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं देखते हैं। वह भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता होनी चाहिए। दूसरी है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना अति आवश्यक है, वरना वो जो है चुनाव के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे राष्ट्रपति पद के लिए। वह किसी लाभ के पद पर ना हो। और अंतिम है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो ये है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। आगे है राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य। भारत सरकार को समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां निम्नवत हैं। पहला है नियुक्ति संबंधी शक्तियां क्या हैं इनके पास देखते हैं। राष्ट्रपति के पास पहला है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। दूसरा है प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उसके विभागों का बंटवारा करता है। तीसरा है राष्ट्रपति राज्यपालों, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन पूछता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है।
और अगला है निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये प्रमुख नियुक्तियां हैं, नियुक्तियां संबंधी शक्तियां हैं इनके पास, राष्ट्रपति के पास। आगे है कानून बनाने में राष्ट्रपति की भूमिका बहुत होती है। देखते हैं, संसद का अंग होने के कारण कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका प्रमुख है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलाकर संसद बनती है, पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो संसद का अंग होने के कारण कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका प्रमुख है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित हो भी जाए फिर भी राष्ट्रपति एक बार हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है। ये भी अधिकार होता है। ये अधिकार कैसे होता है ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा। विधेयक में बदलाव के सुझाव दे सकता है और एक बार विधेयक वापस लौटा सकता है। पर यदि संसद के दोनों सदन दोबारा उसी विधेयक को राष्ट्रपति के सुझावों के बिना अथवा सुझावों सहित पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं। यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। तो ये था कानून बनाने में योगदान। आगे है कुछ क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड, अन्य दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित एवं परिवर्तित कर सकता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात होता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन होता है और वित्तीय संकट के समय वित्तीय आपात लागू होता है। ठीक है, अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति। आगे देखते हैं, चर्चा कीजिए राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रधान क्यों होता है। तो ये कक्षा में बच्चों से चर्चा के लिए है ताकि वो राष्ट्रपति पद की गरिमा और उसके महत्व को समझ पाएँ, भली भांति। आगे देखते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। पिछले वीडियो में भी हमने इसे देखा था। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्य करता है। उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या क्या है देखते हैं। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो ये था कुछ पॉइंट। देखिए, जो उपराष्ट्रपति है उनको क्या यहाँ पे ये अंतिम पॉइंट में डिफरेंस है थोड़ा सा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी आवश्यक है और राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी आवश्यक है ना। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है अथवा राज्यसभा के प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। और ये है यह भी जाने कुछ देखते हैं। मंत्रिपरिषद का ही एक लघु रूप मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट है। मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री शामिल रहते हैं। शासन की नीतियां तथा महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं। तो ये मंत्रिमंडल के बारे में है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद यहाँ दिया गया है, देखते हैं। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो पद धारण की तिथि से 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा। यह कैसे पता चलता है कि किसी लोकसभा में बहुमत प्राप्त है? ये जो है क्वेश्चन है, अब इसका उत्तर देखिए। आमतौर पर राजनीतिक दलों के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। आप कई दलों के नाम जानते होंगे। जब किसी एक दल से ही लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य चुन लिए जाते हैं तो यह दल अपना नेता चुनता है, उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, अतः उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटाने अथवा नए मंत्री बनाने की राष्ट्रपति से संस्तुति करता है। सभी मंत्रियों का लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, नहीं तो उसे 6 महीने के अंदर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। जिस दल के सदस्य प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं उसे सत्तारूढ़ या सत्ताधारी दल और बाकी दलों को विपक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो ये था प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। आगे है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री क्या काम करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। संसद द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को देश में लागू करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की है। इसके लिए मंत्रिपरिषद के कई मंत्रालय और विभाग हैं, जैसे रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि। मंत्रालय और विभागों में कई हजार लोग काम करते हैं। ये अधिकारी व कर्मचारी पूरे भारत में फैले हुए हैं।
इन सब कामों के लिए कई हज़ार करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हर एक विभाग साल भर में सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च करता है। यह पूरे खर्च की जिम्मेदारी भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की होती है। ठीक है, ये जो खर्च आते हैं इनकी जिम्मेदारी किस पर होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री पर। खर्चे और आमदनी का एक अलग मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय। ठीक है, आगे है संसद का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कैसे होता है, उसके बारे में देखते हैं। मंत्रिपरिषद के कार्यों पर संसद नियंत्रण रखती है। यदि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ठीक से काम न करें तो उन्हें लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है और राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है महाभियोग लाया जाता है, अभी हमने पीछे देखा। और जो है प्रधानमंत्री को हटाने के लिए लोकसभा में कौन सा क्या पेश करते हैं? अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। ठीक है, यदि यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा संसद सदस्य लोकसभा या राज्यसभा में अन्य प्रकार से भी नियंत्रण रखते हैं। पहला है, वे मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं और जानकारी मांग सकते हैं। मंत्रिपरिषद किसी सवाल का जवाब देने से या जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकता, न ही गलत जवाब दे सकता है। और दूसरा है, वे किसी विषय पर मंत्रिपरिषद का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। और तीसरा है, वे बजट पर टिप्पणी कर सकते हैं और उसमें संशोधन का सुझाव दे सकते हैं। इस प्रकार मंत्रिपरिषद के कार्यों पर संसद जो है नियंत्रण रखती है। तो इस तरह से जो है संसद नियंत्रण रखती है मंत्रिपरिषद पर। आगे है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या है, कुछ देखते हैं। हमारे प्रदेश की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। ठीक है, हमारे प्रदेश की कार्यपालिका किससे मिलकर बनती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है जो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और आगे है नियुक्ति संबंधी शक्तियों में ये भी है, राज्यपाल हमने अभी पीछे देखा था। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के साथ साथ राज्यपालों की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य के महाधिवक्ता एवं राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ये राज्यपाल की शक्तियाँ हैं। किसकी किसकी नियुक्ति कर सकता है वो? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्य के महाधिवक्ता और राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राज्यपाल। राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य अधिक से अधिक विधानसभा के कार्यकाल अर्थात 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर वे 5 वर्ष से पहले भी हट सकते हैं। तो ये था उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 4 जिसमें होगा न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका का काम होता है न्याय प्रदान करना, तो इसमें हम कोर्ट कचहरी के बारे में जानेंगे कि ये कैसे काम। इसके अतिरिक्त हम जिला न्यायालय के बारे में भी जानेंगे, लोक अदालत क्या होती है, परिवार न्यायालय क्या होता है, कैसे काम करता है। और इसके अतिरिक्त उपभोक्ता अदालत के बारे में जानेंगे, जनहित याचिका कैसे डाली जाती है और इसकी सुनवाई कैसे होती है, और निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त करने वाले कौन कौन से व्यक्ति हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से देखेंगे और चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।